जी, हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34 एमडीकैट का, इसमें हम लोग ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है एमडीकैट में, उसमें ये दूसरा यूनिट होगा। ठीक है। अब ग्रुप्स का जो नाम है ना, इसमें बेसिकली दो चैप्टर्स आप कह लें कि उनका कुछ पोर्शन आपको आपकी सेकेंड ईयर की किताब से पिक करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो फुल फ्लेज चैप्टर नहीं करना आपने, उसमें से सेकंड ए ग्रुप से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपने सिर्फ वो वाले टॉपिक्स पिक करने हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आप इसी लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग हेलोजेंस यानी कि एफएससी वाली बुक के चैप्टर नंबर 5 में से जो टॉपिक्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस होंगे या अकॉर्डिंग टू टाइम जो टॉपिक आपको ब्रीफ कर दिए जाएंगे कि ये आपने करने हैं, आप जस्ट वो टॉपिक्स करेंगे। ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको जो है ना पूरे चैप्टर को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन ग्रुप्स में ना हम लोग अगर स्टार्ट करें तो सेकंड ए जो ग्रुप है यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। अब आप जब उस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो उसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों शामिल होंगे और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज या रिएक्शन होंगे जहां पर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपैरिजन में होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर यूएचएस क्वेश्चन अगर प्लेस करेगा हमारे सामने, और यकीनन इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन तो आने ही होते हैं एटलीस्ट, तो वो क्वेश्चन अल्कलाइन अर्थ मेटल के यूनिट से होंगे, उस सेक्शन से होंगे। अल्कली मेटल्स को वो इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है। तो हम उसी अपने सिलेबस की हदूद में रहते हुए बात को शुरू करेंगे। अब जो सेकंड ए ग्रुप है आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके मेंबर्स जो है ना वो हमारे पास हैं बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है। और अब ये जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पीरियड्स के यूनिट में पढ़ ली हुई हैं और उनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो आप इवन एमडीकैट के पार्ट 1 के सिलेबस में भी पढ़ के आए थे, जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी रिएक्टिविटी, इनके आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत, कॉन्फ़िगरेशंस, इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पर भी पढ़ चुके हो। इसलिए हम आज के इस लेक्चर में इसको मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके माइंड में हो कि ये चीज़ें आपके जो है ना वो एक माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और मसलन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो आपको पता होना चाहिए कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे वेरी कर रहे हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कैसे वेरी कर रही हैं, इनकी अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैं तो वो कैसे वेरी कर रही हैं, इनकी डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, इनके एटॉमिक रेडियाई कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसका सोल्यूशन फिल वक्त ये है, क्योंकि ये सारा कुछ इस यूनिट का पार्ट नहीं है, ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में डील कर चुके हो। तो इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 2 जो एफएससी वाला है ना, उसमें एक बिल्कुल आगाज में जहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल है वहां पर एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल को जस्ट रीड करें और उसमें ऑब्जर्व कर लें कि कौन सी प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज हो रही है। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज द न्यूमेरिकल वैल्यूज एट ऑल, जस्ट आपने ट्रेंड्स ऑब्जर्व करने हैं और ये चीज फिक्स करनी है माइंड में कि ऊपर से नीचे आते हुए मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, कहीं पर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, अगर है तो वो कहाँ पर करके है। इस तरह की बातें आप इसमें से हाईलाइट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेके। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जिस बात की तरफ जाएंगे वो है रिएक्शंस, और जनरल ट्रेंड जो है रिएक्टिविटी का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिएक्शंस का, वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है ना। हमने बात करनी है रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो पहला रिएक्शन
मैं आपके सामने लिखता हूं कि आप क्लेम करते हो जी कि विद ऑक्सीजन। अब हम लोग ये बातें इसलिए डील करना शुरू कर देते हैं कि आप साथ साथ भी ये बात सोचोगे ना कि अगर हमने कोई अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल उठाए, उसको हम एक लैब में या अपने इस तरह के क्लासरूम में रख के चले गए, तो उस मेटल की इंस्टेंट इंटरेक्शन किसके साथ है? एयर के साथ है यकीनन। और एयर जो है उसमें क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वेदर कंडीशन के मुताबिक मॉइस्चर कम ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल मॉइस्चर होगी ही होगी। ये तीन चीज़ें तो लाजमी है, ठीक है। फिर अदर गैसेस भी हो सकती हैं, वो फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और अदर फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि और कौन कौन से अवेलेबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम लोग विद ऑक्सीजन रिएक्शन करवाना चाहें तो हम ये कहते हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ना, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम या स्ट्रांशियम, ये सारे के सारे को अगर मैं M से रिप्रेजेंट करूं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको हम लोग हीट करें ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो ये मेटल ऑक्साइड MO बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट -2 है और मेटल का क्या होगा? +2 होगा, ठीक है। लेकिन जो बेरियम है ना, इसमें से ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये BaO2 बनाएगा, दैट विल बी अ पेरोक्साइड, और ये रिएक्शन होगा तकरीबन 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। दो बातें, एक टेम्परेचर कम हो गया, दूसरा पेरोक्साइड बन गया। तो यहाँ से ये समझ आया कि रिएक्टिविटी बढ़ गई है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे थे कि बेरियम ने पेरोक्साइड दिया है और बाकी सारे क्या दे रहे थे? नॉर्मल ऑक्साइड दे रहे थे। अब अगर कोई बच्चा माइंड में कंपैरिजन ला सके, जरूरत नहीं होगी वैसे, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ कंपैरिजन पे बात करना चाहूँ ना, तो आपको ये सिखाया गया था कि अगर इसके कंपैरिजन में आप अल्कली मेटल्स पकड़ो तो लिथियम देता है नॉर्मल ऑक्साइड और सोडियम दे देता है पेरोक्साइड और पोटेशियम दे देता है सुपर ऑक्साइड। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इज फार ग्रेटर एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और उसकी रीजन हमने पढ़ी हुई है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयरन एनर्जीज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होती हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल में S होता है और S में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कंप्लीटली फील्ड होता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंटली हमें बिहेव करते नजर आते हैं। अलबत्ता ऑक्सीजन के साथ ये 2 कैटेगरी के रिएक्शन आपने याद रखने हैं। M की जगह पर आप Be लिखो तो BeO बन जाएगा, Mg लिखो तो MgO, Ca लिखोगे तो CaO, और ये सारे जो हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड देने की कैपेसिटी रखते हैं। बुक में आप देखेंगे तो उसने सिर्फ मैग्नीशियम का रिएक्शन आपको दिया होगा इस तरह से। तो ये एक पहले कैटेगरी का रिएक्शन था बच्चों के, विद ऑक्सीजन ये कैसे रिएक्ट करेगा। दूसरे नंबर पर हम रिएक्शन लिखेंगे विद नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन है इसके साथ इसका रिएक्शन सिंपल है कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं नॉर्मल में कंडीशन में करें या टेम्परेचर चेंज करके करें, लेकिन जब इनको नाइट्रोजन से ट्रीट किया जाए तो हम कहते हैं कि ये Mg3 या M3 सिर्फ कर लें, चलें कि M3N2 इनके नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्राइड्स होते हैं अगर हम इनको पानी में डिसॉल्व करें तो ये एक गैस जनरेट करते हैं जो कि सफोकेटिंग होती है, एक स्मेल देती है, इरिटेटिंग स्मेल, और वो गैस होती है अमोनिया, ठीक है। मतलब नाइट्राइड बना या नहीं बना इसकी इंडिकेशन अगले स्टेप में हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं कि आप इस कंपाउंड को जो बना इसको उठाएं और इसको उठा के आप वाटर में फेंक दें, और अगर आपके इर्द गिर्द के लोग बेहोश हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि अमोनिया पैदा होगी बड़ी मिकदार में, ठीक है। इनके सफोकेटिंग होगी, दम घुटेगा आपका और एक बड़ी इरिटेटिंग स्मेल आएगी। अलबत्ता ये एक अगले स्टेप का रिएक्शन है कि मैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा नाइट्राइड्स बनेंगे, एंड दीज नाइट्राइड्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस इफ दे आर बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक हो गया जी। और उससे अगला रिएक्शन हमारे पास आना है विद वाटर, कि वाटर जो है इसके साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसा बिहेव करेंगे। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से जो बेरिलियम है ना, फर्स्ट मेंबर, आप इसको वाटर
स्टीम के साथ मिक्स करो, नो रिएक्शन एट ऑल, वट एवर इज द कंडीशन। इवन आप इसको रेड हॉट तक भी ले जाओ कि जी आपने इतना हीट किया कि जो बेरिलियम है ये भी रेड हॉट हो गया, स्टिल देयर विल बी नो रिएक्शन। किसी कंडीशन में बेरिलियम वाटर के साथ, स्टीम के साथ या किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो होगी ना मैग्नीशियम, आपके पास जो मैग्नीशियम है इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसके साथ लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने कि मैग्नीशियम वाटर के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके अलावा जितने भी है ना, ये मतलब मैग्नीशियम के नीचे है कैल्शियम, इन सब हम M से लिखते हैं। वाटर से ट्रीट करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन यहां पर बनेगा MOH2 और उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। ठीक हो गया। अब यहां से क्या होना है, सिर्फ OH2 है तो इसको डबल कर दो। ठीक, तो आपके पास जो है ना ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। डिफरेंट बिहेवियर कहां पर है कि एक मेटल है, एक एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करता ही नहीं है, और वो कौन है, बेरिलियम। दूसरे नंबर पे डिफरेंट बिहेवियर क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम क्या बना रहे हैं, इनके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस दोनों में लिबरेट हो रही है। अब यहां से एग्जामिनर सम टाइम ये ऑप्शन उठाता है और इसके साथ बाकी 2-3 ऑप्शन फ्लिप ऑप्शन डाल के वो कहते हैं जी कौन सा रिएक्ट करता ही नहीं है। या हम आपको ना मैं क्वेश्चन में ये वाली चारों ऑप्शन लिख देता हूं और सवाल ये करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट डिफरेंटली विद स्टीम और विद वाटर अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब वो डिफरेंटली बिहेव कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। कैसे कि मैग्नीशियम बना रहा है ऑक्साइड और बाकी सारे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तर्ज अमल पे आप सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है। यहां से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो आपका टाइम नहीं लेंगे अगर आपको आपके माइंड में परफेक्शन है। टाइम तब लगेगा जब आपको पता ही नहीं है कि रिएक्शन लिखे हुए हैं बुक में और किसके साथ क्या प्रोडक्ट बनना है, तो आप वहां पर सोचते रहेंगे कि शायद कहीं से जो ना दिमाग में कोई बात उतर आए और हम इसका जवाब दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो पॉइंट्स टू दी पॉइंट एग्जैक्ट हैं वो आपके माइंड में एग्जैक्ट हैं, तो आप शायद सिर्फ 10-15 सेकंड ही लेंगे उसमें, या 20 सेकंड कर लेंगे। स्टेटमेंट आपने देखी, अब जिस बच्चे को याद है ये बात, ये मेमोराइज करने वाली बातें हैं, जिसके माइंड में है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, उसे टाइम नहीं लगना कि डिफरेंटली बिहेव कौन कर रहा है। और जिसने सोच में बैठे रहना है कि क्या होता होगा, तो वो फिर जाहिर है कि आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी, ये थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। इसके अलावा छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनमें ऐसा कोई क्लू है नहीं। मसलन आप कहते हो जी कि हम जो है ना रिएक्शन लिखते हैं विद हैलोजेंस, उसमें सिंपल क्या होना है कि M को आपने X2 से मिलाया तो MX2 टाइप कंपाउंड्स मेटल हैलाइड बन जाते हैं। आप लिखते हो जी विद हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होना है कि मेटल को हाइड्रोजन से आपने ट्रीट किया तो मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें उसने मैग्नीशियम का एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें मैग्नीशियम आयोडाइड उसने कैटलिस्ट डाला हुआ है, वो कैटलिस्ट पूछ सकता है एग्जामिनर, बड़ा स्पेसिफिक करके आपसे पूछना चाहे, लेकिन यूजुअली इतना स्पेसिफिक नहीं किया जाता क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन एफएससी में लिखा होगा, लेकिन लेवल्स के बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या जो फेडरल वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए फिर एग्जामिनर ट्राई करता है कि वो ना एक जनरल रूल पे चले, एक ऐसी जनरल सी बात कर ले जो कि सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, अलबत्ता हम इसको प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमने तो इसको पढ़ा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज होगी अल्कली मेटल्स की। उसके बाद आ जाने हैं कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
अब हमने लिखी है जी कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, ठीक है। अब जब कंपाउंड्स की बात आएगी ना तो यहाँ पर कुछ 4-5 कंपाउंड्स लिखे हैं, लेकिन मैंने पहले बोला कि बुक में अल्कली और अल्कलाइन दोनों के लिए डाटा होगा, आप उसमें सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और वो मुश्किल काम नहीं होगा। अगर 2 पैराग्राफ लिखे हैं, एक पैराग्राफ अल्कली मेटल्स का है, एक पैराग्राफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। मसलन कंपाउंड्स में से पहला कंपाउंड जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं वो है ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसी हेडिंग है। लेकिन ऑक्साइड्स क्या होते हैं हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं। यहां पर हमने सिर्फ उसमें ये बात देखनी है कि दरअसल जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होकर बनाते हैं M+2 और O-2। अब ये जो O-2 है ये हाईली अनस्टेबल है और ये फौरन क्या करता है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके उसका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाता है और OH नेगेटिव में तब्दील होता है। दिस इज एन ईस्टर बेस टाइप रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला। मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करना ईस्टर बेस टाइप रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट टू डील विद, कि बेसिक करैक्टर इनका क्या करेगा। तो हम ये क्लेम करेंगे कि इनका जो बेसिक करैक्टर है वो करेगा इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके बेसिक करैक्टर क्या करते जाएंगे, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाएंगे। या फिर हमने बात करनी है सॉल्युबिलिटी की, तो वो भी सेम इनके इंक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। ये एक सिंपल रूल हमने ऑक्साइड्स के मुताबिक बनाया है। अब हम लोग जब इन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जितने भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, तो इसमें जो याद रखने वाली बात होगी वो यही होगी, 3 पॉइंट में, किसी में 2 होंगे किसी में 3 होंगे। और वो क्या है कि उनका एसिडिक या बेसिक करैक्टर, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, या रेयरली किसी का कोई यूज। ये 2-3 बातें आपने इन कंपाउंड्स के मुताबिक अपने माइंड में रखनी है। ये इतनी बात ही हमारे पास बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड्स। अगली बात हम करते हैं तो वो होनी है इनके हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि इनके हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे। अब जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, इनमें क्या सिचुएशन है, अगेन कि जो बेसिक करैक्टर है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी सेम इंक्रीज करेगी और जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कहती है कि ये हीट करने पर डीकंपोज हो जाते हैं। मसलन आपके पास है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और आप इसको हीट कर देते हो, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये डीकंपोज होकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका वाटर लिबरेट हो जाता है। आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में डीकंपोज हो जाता है। अब दरअसल इस बात का ताल्लुक फिर से कंपैरिजन में था कभी कि अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम का हाइड्रोक्साइड डीकंपोज होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑलमोस्ट सारे के सारे हीट करने पर डीकंपोज होकर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी उनसे, अल्कली मेटल से कम है, ठीक है। लेकिन इनका आपस में हम कंपैरिजन सिर्फ ये करेंगे कि इनको हीट करने पर ये डीकंपोज हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बच्चों हमारे पास ऑक्साइड बना के साथ वाटर लिबरेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपने
पॉइंट इनका विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑब्जर्व करना था। उसके बाद हमारे पास आ जाने हैं कार्बोनेट्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रही है कार्बोनेट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कार्बोनेट्स का जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे MCO3, ठीक है ना, CaCO3, MgCO3 वगैरह, क्योंकि +2 और -2 स्टेट्स हैं। अब यहां पर क्या होगा कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्रुप में आते हुए क्या करेगी, डिक्रीज अलोंग द ग्रुप, कम होती है, पहले दोनों में बढ़ रही थी, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये भी डिक्रीज करेगी। दोनों का सेम ट्रेंड है कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अब जाहिर है कार्बोनेट एसिडिक बेसिक तो नहीं होने, तो कार्बोनेट्स में से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं, हाँ समटाइम्स सोल्यूशन इनके जो हैं वो अल्कलाइन नेचर के या इस तरह से हम शो करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते रहे हो कभी कि सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है, वो हाइड्रोलाइसिस और वो वाली टर्म्स हम यूज करते रहे हैं, लेकिन उनका अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई डिस्कशन नहीं होती, ठीक है। अब हमने स्टेबिलिटी की बात की है, मसलन आपके पास है CaCO3, आप इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा CaO + CO2, ठीक है ना। और ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट केमिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी बड़ी जरूरत होती है वेरियस इंडस्ट्रीज में डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी में ये रिएक्शन हमें शो किया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे तो आने वाले जो कार्बोनेट्स हैं, मसलन आप कहते हो कि इसके कार्बोनेट को डिकम्पोज करना बड़ा मुश्किल है, उससे इजी, उससे इजी, उससे इजी एंड सो ऑन, ठीक है। हीट कम लगा के हम इनको डिकम्पोज करवा सकते हैं। ये था बच्चों आपके पास जो है ना कार्बोनेट्स का जिक्र। इसके बाद हम करेंगे सल्फेट्स, और जैसे उसका लिखा था इनका होगा MSO4 जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और जो सल्फेट्स हैं इनके ट्रेंड्स सेम ऑलमोस्ट होंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो ग्रुप में आते हुए क्या करेगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। फिर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी पे कोई ज्यादा डिबेट नहीं होगी क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज नहीं करते। हाँ अलबत्ता इसमें से उसने एक एग्जांपल हमें दी होगी कि अगर मेरे पास हो ना CaSO4 2H2O, दिस इज कॉल्ड जिप्सम, एक नेचुरल कैल्शियम सल्फेट कोर है जो कि हमें मिलती है रॉक्स की शक्ल में। अगर मैं इसके 2 मोल्स लूं और इसको कंट्रोल्ड हीट करूं तो ये बनाता है CaSO4 twice into H2O plus 3H2O, और ये जो प्रोडक्ट बना इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बैंडेजेस लगाने में यूज होता है मेडिकल में, तो इस सेंस में उसने ये बात की है कि सल्फेट्स जो हैं इनमें से जिप्सम, अब जिप्सम जो है ये सल्फेट है और ये यूज होता है आज भी सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस फॉर्म में, जिप्सम की फॉर्म में, उसकी सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। और फिर ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको प्लास्टर वॉल्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंडेजेस लगाने में इस्तेमाल करते हैं, बोन्स को एक जगह पे फिक्स करने के लिए प्लास्टर जैसे आप कहते हैं ना मेडिकल साइंस में, वो इस तरह की जगहों पर ये जो है ना इनका यूज काफी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है सल्फेट्स। और एक आखिरी कैटेगरी रिएक्शंस में से इसके जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास है तो नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स जो है ना ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मतलब हम फॉर्मूला तो उनका लिख देते हैं MnO3 twice, ठीक है। लेकिन इनके मतलब ना ये सिंपल सा रूल है कि कोई दुनिया का ऐसा नाइट्रेट नहीं है जो वाटर इनसॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। सिर्फ एक पॉइंट हम यहाँ पर रेज करेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कि ये हीट करने पर डिकम्पोज कर जाते हैं,
मसलन आपके पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस, आप इसको हीट करते हो तो ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ साथ ये बनाएगा NO2 और उसके साथ O2 बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास ना इसका रिएक्शन आता है जिसे कि आप बैलेंस करना चाहोगे तो आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। लेकिन मेन चीज है यहाँ से कि जो है ना NO2 गैस, रेडिश ब्राउन गैस लिबरेट होगी और साथ उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हो तो वो इसी सेम रूल पे डिकम्पोज होगा, सेम ट्रेंड के प्रोडक्ट देगा, यानी कि CaNO3 ट्वाइस अगर आप लेते हो, हीट करते हो तो CaO बनेगा प्लस NO2 बनेगा और साथ उसके O2 लिबरेट होगी। ठीक है, तो इस तर्ज अमल पे आपने इसके नाइट्रेट्स को भी ऑब्जर्व करना था। अब सेकंड चैप्टर में से ये वाला पार्ट आपने याद करना है। ठीक है, अब ये मतलब जो हमने लिखा ये 2 या 2.5 पेजेस बनेंगे आपकी FSC वाली बुक से, चैप्टर नंबर 2 से। बहुत कुछ और भी है, और इवन मैंने पहले बोला था कि जो कंपाउंड्स है ना सारे, इन कंपाउंड्स में से मैंने सिर्फ वो वाला पार्ट डिस्कस किया जिसका ताल्लुक अल्कलाइन अर्थ मेटल से था। मैंने कहीं पर भी अल्कली मेटल्स को शायद कंपैरिजन में डिस्कस तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो सिलेबस में ना है, ना उसमें से पूछा जाना है आपसे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट होता है ये अल्कली मेटल्स। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसी के दूसरा जो ग्रुप था ना ग्रुप्स में, वो है हैलोजेंस। ठीक है, और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हैलोजेंस जो कि आपको पता है 7 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, और इसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टाटीन भी लिखते हैं, लेकिन इसको हम इसके हाथ पे छोड़ दिया करेंगे क्योंकि ये रेडियोएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो हमें इसके रिएक्शंस, इसकी स्टेबिलिटी, इसका बिहेवियर डिस्कस नहीं करना होता। ठीक है जी। अब जब हम हैलोजेंस की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमने हैलोजेंस में आपको UHS के सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा नजर आएगा कि जी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं ऑफ हैलोजेंस की एंड देयर कंपाउंड्स, बस रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस हैं और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। अब जब ये लिखता है ना रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एंड देयर कंपाउंड्स, इस एक सेंटेंस में आपका चैप्टर नंबर 5 जो है उसका पूरा पोर्शन आ जाता है हैलोजन वाला। आप अब चैप्टर 5 निकालेंगे तो उसके स्टार्ट में हैलोजन है, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। फिर कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन में जाओगे तो आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स नजर आएंगे, आपको ऑक्साइड्स नजर आएंगे, ऑक्सी एसिड्स मिलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और यूजेस ऑफ हैलोजन। यहां तक ये पोर्शन आपने करना है। इस चैप्टर का जो आखिरी पोर्शन है ना नोबल गैसेस वाला, वो अब सिलेबस में नहीं है। पहले होता था लेकिन वो या उसके यूजेस, वो चीजें अब नहीं करनी है आपने। अब आपने हैलोजन वाला पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से रिवाइज करना। उसमें से भी आप जो ऑक्साइड्स वाला पार्ट है वो स्किप कर दें, वो कोई जरूरी नहीं है। जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो आप उसको डील कर लें। वो इसलिए कि ऑक्साइड जो है ना वो लेवल्स के बच्चे नहीं पढ़ते, तो 99% चांस है कि उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होता। अलबत्ता बात हम करते हैं अभी कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी पहला टॉपिक जो है ना ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैंने क्विकली पहला टॉपिक पिक कर लिया क्योंकि मैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पे नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए कि वो आप पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट उसको ब्रीफ कर रहा हूं आपके सामने। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कि मसलन हैलोजेंस क्या है, नोबल गैसेस, ये हैलोजेंस क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैसेस नहीं, नॉन मेटल्स हैं और बड़ी अच्छी नॉन मेटल्स हैं। ये आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के मेंबर से मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती हैं
और जो पहले दो मेंबर हैं नेचुरल कंडीशन में वो गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, वो सॉलिड है। ये इनकी नेचुरल स्टेट है। अब इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं कि मसलन अलोंग द ग्रुप आते हुए एटॉमिक साइज कैसे बदला, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हुई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे चेंज हुई। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे जरा बात मैं करता जाऊं, वैसे तो आपने पढ़ा और याद किया हुआ है कि ये बड़ा क्वेश्चन आपको आता भी रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है, और हमारे माइंड में ये बात रहती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, अनयूजुअली एबनॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अजीब बात यह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ब्रोमीन से भी कम है। लेकिन ट्रेंड ये बनेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनमें से क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन और फिर फ्लोरीन, और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। यूजुअली हमारे माइंड में रहता है कि फ्लोरीन जो है ना वो क्लोरीन से बाद आता है, फिर नीचे ब्रोमीन और आयोडीन को लिखते हैं। लेकिन ट्रेंड ये नहीं बनेगा। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं बुक में लिखी गई इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के। 4-5 किलो जूल का फर्क है, लेकिन फ्लोरीन की ब्रोमीन से भी कम है। ठीक, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर जब हैलोजेंस को उठाओगे तो इनमें भी एक टेबल बना होगा बुक में। उस टेबल को जस्ट आप रीड करेंगे, जैसे मैंने पहले सेकंड ए के लिए कहा। उसकी हर न्यूमेरिकल वैल्यू को मेमोराइज नहीं करना कि आप रट्टा लगाने बैठे रहेंगे इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है। चले हैलोजेंस में तो पर्टिकुलर है ना कि फ्लोरीन क्लोरीन को पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं हाईलाइट करके, तो जिसको हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया होता है आप उसको याद कर लें। लेकिन हर एक जनरल ट्रेंड, मसलन आप इनकी डेंसिटी देखते हैं कि ग्रुप में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियस को क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस को क्या हो रहा है, तो उनको जस्ट आपने कंपेयर करना है। उनकी वैल्यूज को फिक्स नहीं करना माइंड में कि एग्जैक्ट आपको याद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तर्ज पे आप हैलोजेंस को स्टार्ट लेंगे और उसके बाद हम इनकी जब ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैलोजेन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी आएंगे, तो उसका सिंपल बात है कि ट्रेंड क्या आता है, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम पढ़ते रहे ना कभी, ई नॉट ऑफ रिडक्शन, इसकी है 2.87 फ्लोरीन की। ठीक है, जो क्लोरीन है 1.36, ब्रोमीन के लिए इससे भी कम होगी और वो वैल्यू होगी 1.07, और इसके लिए 0.5354 इसके करीब की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ना ये जो ई नॉट की वैल्यूज लिखी गई हैं, इन वैल्यूज को लेके बच्चे सम टाइम ऑब्जेक्ट करते हैं कि आपने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्लोरीन में ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, और अब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का ज्यादा है। तो फर्क कहां पर है, क्या चीज यहां पर डिफरेंशिएट करेगी? दरअसल जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसमें हम देखते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, जो कि फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, बॉन्ड के तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अगर कहीं है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कुछ में होगी कुछ में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करते हैं। इट मींस ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन जैसा एक्वस फॉर्म में बिहेव करे वैसा ही रूटीन में या गैसियस फॉर्म में भी बिहेव करे। मसलन एक क्वेश्चन जो शायद आपने डिस्कस किया होगा या किसी बच्चे ने अगर कहीं पर टीचर के सामने प्लेस किया था तो उसे आंसर मिला होगा कि आप कहते हो इससे हट के कि अल्कली मेटल्स हैं और ग्रुप में आते हुए उनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं जी कि सीजियम लेके उसको आप मॉइस्चर के करीब से गुजार दें तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि आप भी नहीं मिलोगे।
मकसद है कि रिएक्टिविटी तो बढ़ रही थी, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम सबसे टॉप पे लिथियम का लिखते हैं। अगर आपको याद है तो सबसे ऊपर सीरीज में कौन बैठा होता है? लिथियम। हम कहते हैं कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो उसके मुताबिक तो लिथियम को सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा। वजह कहां पर है या रीजन क्या है, फैक्टर कहां छुपा है? ये चार बातें, 4 पॉइंट इकट्ठे होते हैं कि ये कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन आसानी से देगी या कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगी इन एक्वस फॉर्म। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम वाटर के अंदर रख के स्टडी करते हैं, और जब हम सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? व्हेन द स्पीशीज आर इन द गैसियस स्टेट। वो बात अलग है। यूजुअली ये 2 पॉइंट बच्चों में कंफ्यूजिंग होते हैं, वो सोचते रहते हैं कि ये तो रिएक्टिविटी तो कहीं और थी और ये बात कुछ और है। ये दोनों रिएक्शंस ही और हैं, दोनों का ट्रेंड और है, दोनों के रूल्स और हैं। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन, और सबसे वीक इनमें से कौन होगा? आयोडीन। फिर अगर आप इसको कहोगे कि इनमें से किसी में से भी इलेक्ट्रॉन छीन लो तो फ्लोरीन ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी से कहोगे कि वो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ले आओ जरा उठा के, तो कोई नहीं कर सकता। हर जो पहला मेंबर है वो अपने से नेक्स्ट वालों से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। मतलब फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। Bromine can oxidize iodine, but iodine cannot oxidize any of these. ठीक है, रिवर्स नहीं जाना, इधर से इधर आओगे तो हर पहला मेंबर अपने से नेक्स्ट वालों में से किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन जो अगले मेंबर्स हैं वो अपने से पीछे वालों को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत नहीं रखते। और ये जो एक्सीलेंट इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, इनकी वजह से हम इनको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। इनको इंडिकेटर्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो उनके जो रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं उनके कलर्स चेंज हो जाते हैं और इनकी इंडिकेशन हम ले सकते हैं। मसलन आपने क्लोरीन को बहुत पढ़ा है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग यूनिट्स में, पेपर इंडस्ट्री में, और अदरवाइज जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें भी क्लोरीन इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम इनको जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों ये थी इनकी जनरल हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अगली बात हम करें तो हमारे पास शुरू हो जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। अब जो हैलोजेंस के कंपाउंड्स हमने यहां पर ब्रीफ करने हैं, उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं हैलोजन एसिड्स। HX, इन्हें हम रूटीन में लिखते हैं। अब जो हैलोजन एसिड्स हैं इनको हमने सिंथेसाइज करना हो तो एक तो सिंपल रूल है कि आप इनको मिलाओगे तो HX आपके पास हासिल हो जाए। डिफरेंट के लिए डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, मसलन HI का रिएक्शन सबसे मुश्किल होगा और ऊपर वाले जो हैं HF, HCl वो आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, ये एक बात है। फिर उसके बाद हम इनकी अगर जो है इनमें क्या पाए जाएंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। HF में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है। लेकिन अजीब बात क्या होती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सिर्फ 20 डिग्री के करीब है, उससे भी 19 पॉइंट समथिंग 5-6 के करीब है, एग्जैक्ट 20 भी नहीं है, क्योंकि HF जो है ना ये 6 मेंबर रिंग बना लेता है। ये वाटर की तरह लॉन्ग चेन नेटवर्क नहीं बनाता, HF6 के रिंग्स बन जाते हैं वेपर फेज में, और ये रिंग जो है ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना कि इसे होना चाहिए था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट यही है।
ठीक है, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर जो है ना HCl, HBr और HI, ये तीनों गैसेज है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर पर तो सारी गैसेज है ना, क्योंकि देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा 20 के करीब करीब है, तो रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर तो ये सारी ही गैसेज है। लेकिन जो HCl, HBr और HI हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी गैसियस स्टेट में होती हैं। और फिर आपने कभी ये पॉइंट भी रेज किया होगा कि अगर इनकी हम बात कर रहे हो ना HX की, HCl यानी कि आप कंपैरिजन कर रहे हो HF, HCl, HBr और HI का, तो इनमें से वो कौन सा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है या जो मोस्ट वोलेटाइल है, तो हम उसकी जिम्मेदारी इस पे लगा देते रहे हैं, क्योंकि HF में थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HBr और HI का मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से हम कहते हैं जी कि इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, और HCl बेचारा जो है वो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जा पाता है और उनके मुकाबले में साइज छोटा होने से डिस्पर्शन फोर्स भी कम रहती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि HCl इज द मोस्ट वोलेटाइल और HCl इज द लीस्ट बॉइलिंग सब्सटेंस अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनमें से लीस्ट बॉइलिंग या मोस्ट वोलेटाइल है। ठीक हो गया जी। फिर अगली बात हम ये करते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो हैलोजन एसिड्स हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, और वो आपके पास है HF, HCl, HBr और HI। HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रेंथ इस तरह से चलती है, जबकि हम इसके मतलब ये कहते हैं HF के मतलब कि ये कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक एसिड है, और उसकी रीजन हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसके प्रोटॉन ट्रैप हो जाते हैं बिटवीन फ्लोरीन और वो यहाँ से रिलीज नहीं हो सकते। तो इस तरह से अमल पे हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर और डील कर लेते हैं। ठीक है, हैलोजन एसिड्स की HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF में से सबसे वीक एसिड है और HF एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक एसिड है। और इसी तरह से अगर हम लोग इनकी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर प्रॉपर्टी देखना चाहें, तो क्या होगा, यही सेम ट्रेंड रहेगा कि HI then HBr then HCl and then HF। इस बात को आप सिर्फ इस तरह भी सोच सकते हो ना कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किस में से था, वो HI में से था, जैसे हमने इधर भी बात की कि आयोडाइड में से इलेक्ट्रॉन वापस लेना आसान है और फ्लोराइड में से इलेक्ट्रॉन वापस लेना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए इनके केस में जो ट्रेंड हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ का है वही ट्रेंड इनकी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी का भी है। ओके जी, ये था हमारे पास एक पॉइंट जो कि हमने हैलोजन एसिड्स के लिहाज से कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन में से स्टडी करना था। अगली बात हम करते हैं अगली बात हमने करनी है ऑक्सी एसिड्स की। दूसरे नंबर पे कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन में हमारे पास आ रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब ऑक्सी एसिड जो है ना, इनको भी मैं ब्रीफ करूंगा आपके सामने। इनकी नॉमेनक्लेचर और काफी सारी बातें हैं, लेकिन उनकी जो खास जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट की तरफ हमने आना है कि ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड हम सोचेंगे, और वो क्या होता है HXO4, HXO3, HXO2 और सबसे वीक इनमें से होगा HH। ठीक है, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सादा लफ्जों में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम होंगे उतनी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर थर्मल स्टेबिलिटी देखना चाहेंगे
थर्मल स्टेबिलिटी में हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें भी ट्रेंड सेम रहेगा जो ऊपर लिखा गया, HXO4 मोस्ट स्टेबल होगा, HXO3 उससे कम, ये उससे भी कम और ये उससे भी कम। या इस तरह कह लेंगे जैसे जैसे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या ट्रेंड है, वो भी कुछ ऐसे ही है कि जो है ना HXO4 HXO मतलब इसी ट्रेंड पे चलते जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसी तर्ज अमल पे चलेगी। फिर हम ये कहते हैं कि जो पोलैरिटी है वो कहेगी कि ऑल बॉन्ड्स जो XO के दरमियान है आर पोलर, ठीक है ना। पोलर बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके दरमियान वाज़िया मौजूद होता है। अब आपने पर्टिकुलरली किसी इस ऑक्सी एसिड को डिस्कस नहीं करना, ना उसकी कोई रिएक्शन हमारे सिलेबस में पहले भी नहीं थी, अब भी उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक समरी सी आप बना लेंगे अपने माइंड में कि ऑक्सी एसिड्स के ट्रेंड्स क्या हैं, कि कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। इस तरह की बातें आप करेंगे कुछ इसमें से अपने लिए। फिर इसका नॉमेनक्लेचर अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इसके नॉमेनक्लेचर पे यूजुअली क्वेश्चन रेज नहीं होते, ठीक है ना। वो जस्ट ये देखना है आपने कि किसको आपने क्लोरिक एसिड कहना है, किसको परक्लोरिक एसिड कहना है, किसको आपने हाइपोक्लोराइड कह देना है। इस तरह से आप उसको अगर स्टडी करना चाहें तो ये आपका पर्सनल असाइनमेंट होगी, हमारी तरफ से इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स और उनके रिएक्शंस की बात सिलेबस में ज्यादा हाईलाइटेड है। तो बच्चों ये ऑक्सी एसिड्स की बात हो गई हमारे पास। ऑक्सी एसिड्स के बाद हम लोग एक बात करते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। इस पे यूएचएस ने भी 2 दफा क्वेश्चन किया हुआ है। और रिएक्शन ऑफ क्लोरीन में क्या चीज है कि अगर आप लेते हो, फर्ज करो आपने लिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें अपने क्लोरीन गैस पास की, क्लोरीन मिक्स की, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस NaClO प्लस H2O, और ये है कूल कंडीशन, ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको हीट करें तो ये जो बना ना 3 NaClO जो बने हैं तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो ये डिकम्पोज होकर बना देते हैं NaClO3 और उसके साथ 2 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। आप इसको बैलेंस करके टोटल मतलब ऊपर वाली यहाँ पर इसका एक जनरेट हुआ 3 है, इस सारी को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक। अब ये जो है ना रिएक्शन, इनकी वर्थ क्या है, ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसे हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन की रिडक्शन हुई है और क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर टेम्परेचर के लिहाज से इसके प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चन बन चुका है। यूएचएस ने रिएक्शन ऑफ क्लोरीन में से पिछले सालों में 1 से ज्यादा दफा क्वेश्चन पिक किया है, आपको क्वेश्चन नजर भी आएगा पास पेपर्स में। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही हुआ है, कभी इसका नाम पूछ लिया कि ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए। अब मसलन यहाँ पर आप अगर कहते हो ना कि इस ये वाली कंडीशन दी हुई है, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इसका है +1। ऑक्सीडाइज होने वाले ने क्या किया है, 0 से +1 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, रिड्यूस होने वाला 0 से -1 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। लेकिन जब हॉट कंडीशन है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसका मतलब कि जब आप इसको बैलेंस करके लिखोगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई टेम्परेचर पर, तो आप कहोगे कि लूज करने वाले ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और गेन करने वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि क्लोराइड -1 में रहना है, लेकिन इसमें जो है ना NaClO3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 निकलेगा क्लोरीन का,
तो इस तर्ज पे इलेक्ट्रॉन लूज गेन पे क्वेश्चन, इनके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, इनकी कंडीशन पे, इस तरह की चीजें आप यहाँ से रिएक्शन ऑफ क्लोरीन को लेके ये अलग एक हेडिंग आपको नजर आएगी बुक में, वो आपने लाजमी तौर पर ऑब्जर्व कर लेना है। और सिर्फ इसी पे यूएचएस में क्वेश्चन आने की एक वजह ये भी है कि 2018 से पहले सिलेबस में सिर्फ ये एक रिएक्शन था, लेकिन अब उसने तकरीबन हैलोजन का पूरा पोर्शन ऐड कर दिया है, तो अब इसमें वेरिएशन भी आपको यकीनन नजर आएंगे। और अब इसके बाद आज के लेक्चर का जो आखिरी पोर्शन है, जो कि मैं आपके एंड पे ज्यादा छोड़ूंगा, वो मेरे पास है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को हम लिखते हैं CaOCl, ठीक है, मिक्स्ड साल्ट होता है ये। और ये जो कंपाउंड है इसको सिंथेसाइज अगर आपने करना हो तो सिंपल इसके रिएक्टेंट्स क्या हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसके साथ क्लोरीन है। इनको मिक्स करने से आप प्रोडक्ट हासिल करते हो। और हेज़ेनक्लेवर मेथड या बेकमैन मेथड यूज होता है। इन दोनों मेथड्स को आपने जस्ट एक दफा रीड कर लेना है, उनके ऑपरेटर्स के, वो किस मटेरियल के बने हैं, रिएक्शन तो दोनों में सेम, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। फिर इनकी जब आप आओगे ना रिएक्टिविटी पे, तो एक पॉइंट आप लाजमी तौर पर देखोगे, अवेलेबल क्लोरीन वाला, कि ये क्या टर्म है, ठीक है, और इसकी परसेंटेज या फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ये दो बातें आपने इसके रिएक्शंस में से हाईलाइट करनी है, इसके यूजेस पढ़ने हैं। और आखिरी बात जो कि जस्ट रीड करने वाली है आपके लिए, वो है यूजेस ऑफ हैलोजेंस। अब आपको पता है कि हैलोजेंस जो हैं उसके यूजेस बुक ने अलग अलग लिखे हैं। मसलन फ्लोरीन है तो फ्लोरीन से टेफ्लॉन बना सकते हैं, फ्लोरीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना रहे हैं, टेफ्लॉन प्लास्टिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी फ्रिजों वगैरह में यूज होते हैं कूलिंग एजेंट, रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर। क्लोरीन पे जाओगे तो उसके यूजेस में आपके पास पीवीसी का जिक्र आ जाएगा, ठीक है, हेलोथेन का जिक्र होगा। फिर उसके बाद हेलोथेन का फार्मूला लाजमी देख लीजिएगा यूजेस में से, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, अल्काइल हैलाइड के यूनिट में भी आपके काम आएगा। और इसके जो हैलोजन के यूजेस हैं ये यहाँ पर भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन इनका ज्यादा जिक्र अल्काइल हैलाइड के यूनिट में है, जो आप होप सो कर चुके होंगे, ठीक है। जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, या आयोडेक्स का जिक्र है, आयोडाइज्ड साल्ट्स का जिक्र है, ब्रोमीन जो कि अगर स्किन पे गिरे तो वो बर्न करती है और वो बर्न स्लोली हील करते हैं, ठीक है। फिर ब्रोमाइड जो थे, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह फोटोग्राफी में यूज होते रहे हैं। इस तरह की चीजें आप अपने पास जो है ना वो समराइज करेंगे। यूजेस का वो जो एक पैराग्राफ है वो भी आप लाजमी पढ़ेंगे। दिस वाज अबाउट द लेक्चर ऑफ ग्रुप्स, जो कि आपने ब्रीफ किया, हमने इसको लेक्चर में समराइज किया। होप सो कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना पढ़ेंगे आप। अल्लाह हाफिज़।